नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए गांव का जीवन संघर्ष। प्रतिदिन की भांति आज भी दामू भोर में उठ गया। उठने के पश्चात नित्य क्रिया से निर्वित होने के लिए सीधे खेतों की ओर चला गया। हाथों में लोटा, लोटे में साबुन का टुकड़ा तथा कंधे पर अंगोछा टांगे वह चला जा रहा था। अभी वह आगे गांव के महाजन के खेत में लगे ट्यूबवेल से लोटे में पानी ले लेगा। अंगोछा वही किसी वृक्ष की टहनी पर टांग कर दूर कहीं शौच कर आएगा। लौटकर इसी ट्यूबवेल पर रुककर नहाकर अपनी मर्दानी यानी धोती और बंडी धोएगा। लोटा मांज कर पानी भरेगा। कंधे पर धुली मर्दानी तथा बंडी रखकर पानी भरा लोटा उठाकर घर की ओर चल देगा। घर जाकर दामू अपने कपड़े दलान की अरगनी पर सूखने के लिए डालेगा। एक दिन पहले की सूखी धोती कुर्ता पहनेगा, जिसे उसकी पत्नी बिगनी ने तहाकर अरगनी के एक कोने में लटका दिया है। तत्पश्चात प्रतिदिन की भांति अपनी चाय पकौड़ी का ठेला तैयार करेगा। आज के अपने गीले कपड़े फैलाने के पश्चात दामू ने अरगनी के कोने से सूखा कुर्ता बंडी उतार कर पहन लिया। हमार धोती कहाँ है हो? धोती नहीं दिखाई दी तो दामू ने बिगनी से पूछा। धोतिया यहाँ खूंटी में टांगी है। काल कपड़ा धोए रहे तो अरगनिया पर जगह नहीं रहे तो खूंटी पर टांग दिहली। बिगनी ने कहा, ठीक बा। दामू पर खूंटी पर धोती दिख गई। बिगनी ने धोती को चुन्नट करने के बाद थोड़ा सा घुमाकर ऐंठ दिया था और अरगनी से हटाकर खूंटी में फंसाकर टांग दिया था। कपड़े पहनकर तैयार होकर दामू अपना ठेला तैयार करने लगा। सबसे पहले ठेले पर नमक, मिर्च, मसाले, तेल आदि के डिब्बे देखेगा कि आज काम भर का सामान है कि नहीं। कोई सामग्री कम होने पर अपने बेटे बंसी को हाक लगाकर बुलाएगा तथा गांव के परचून की दुकान पर सामान लाने भेजेगा। सभी सामग्री व्यवस्थित कर ठेले पर रखी बोरसी यानी कि अंगीठी में लकड़ियां और गोईठे भरेगा। इतनी देर में एक भगोने में थोड़ी प्याज मिर्च, जितने में आज भर की दुकानदारी हो जाए उतनी प्याज मिर्च काट कर बिगनी ठेले पर रख देगी। ठेले पर सभी सामग्री रखकर दामू गांव के बाहर मुख्य सड़क की ओर ठेला लेकर चल पड़ेगा। सड़क के किनारे अपना ठेला लगा देगा। वहां पहुंचकर सबसे पहले अंगीठी सुलगाकर एक ओर चाय का पानी चढ़ा देगा, दूसरी ओर प्याज और बेसन, मसाले आदि मिलाकर पकौड़ी के लिए फेंट लेगा। चाय बनते ही तुरंत तेल की कढ़ाई चढ़ाकर पकौड़ियां छानकर बड़ी थाली में रख लेता है। सुबह के 9 बजे तक दामू का ठेला चाय और गर्मा गर्म पकौड़ियों से सज जाता है। इसी समय गांव के दूधिए, सब्जी वाले, शहर जाने वाले मजदूर आदि इधर से निकलना शुरू कर देते हैं। चाय और ठेले पर सजी गर्म पकौड़ियां देखकर उनमें से अधिकांश लोग चाय पीने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। गांव के सामने के इस सड़क पर दामू का ही ठेला लगता है। हाँ, आगे जाकर पड़ने वाले छोटे चौराहे पर चाय, घुगनी और पकौड़ियों के 2-3 ठेले और अवश्य खड़े रहते हैं। यहाँ अकेले दामू का ही ठेला लगता है। इस काम से इतनी दामू को इतनी कमाई हो जाती है कि उसके परिवार की दाल रोटी चल जाती है। दामू के परिवार में उसकी पत्नी बिगनी के अतिरिक्त 2 बेटे बंसी और गोपी हैं। दामू का यह गांव भटकैया शहर से दूर स्थित एक पिछड़ा हुआ गांव है। काम धंधे का अभाव है। यहाँ रोजी रोटी का मुख्य जरिया खेती बाड़ी है। आसपास के गांवों में लगने वाले हाट बाजार में यहाँ के लोग अपने खेतों में उगाई सब्जी, तरकारी, अनाज आदि बेच लेते हैं। उसी से जीवन व्यापन होता है, कुछ एक बड़े जोतनहारों को छोड़कर। इस गांव में लगभग प्रत्येक परिवार अभावों में जीता है। पैसों की कमी बनी रहती है। दामू भी कहाँ शाम तक ठेला लगा पाता है। दोपहर बाद सामान खत्म हो जाता है और वह ठेला लेकर घर आ जाता है। सामान खत्म हो जाने का कारण उसके चाय की अधिक बिक्री नहीं, बल्कि थोड़े से सामान के साथ ठेला लगाना है। बाबू रोटी ले आए हैं। दामू ग्राहक के लिए चाय छान रहा था कि बंसी की आवाज सुनकर उधर देखा। हाथ में कपड़े का झोला पकड़े बंसी खड़ा था। अच्छा अच्छा, यहाँ धई द, ठेले के एक कोने की ओर संकेत करते हुए दामू ने कहा।
बंसी ने थैला ठेले पर रख दिया। दामू बाल्टी में रखे पानी को गिलास से निकालकर हाथ मुंह धोया और भोजन करने की तैयारी करने लगा। बंसी को अपनी जगह ठेले पर खड़ा कर दिया ताकि इस बीच कोई ग्राहक आए तो चाय पकौड़ी दे सके। आज भोजन में घर से आलू का चोखा और रोटी आई थी। ई लेके घरे जा, 2-4 गो पकौड़ी और पेनी में चाय बचल बा, उ बेच के हमहू आवत बानी। संतुष्ट भाव से भोजन करने के उपरांत दामू ने भोजन कर डिब्बा थैले में रखकर दामू को पकड़ाते हुए कहा। थैला लेकर बंसी घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में 2 ग्राहक आए। दामू की चाय बिक गई। 2-4 पकौड़ियां बच गई थी, जिन्हें दामू ने यह सोचकर रख लिया कि नंदू छोटा है, घर जाने पर दौड़कर वह ठेले के पास आता है। कभी कभी बची हुई पकौड़ी, घुगनी आदि कागज में रखकर दे देता है तो नंदू कितना खुश होता है, घूम घूम कर खाता है। दामू ठेला समेट कर घर की ओर चल पड़ा। ठेला दलान में खड़ा ही किया था कि दौड़ता हुआ नंदू उसके पास आ गया। कौतूहल के साथ ठेले पर रखी सभी वस्तुओं को छू कर देखने लगा। नंदू को देने के लिए बची हुई पकड़ियों को दामू कागज में लपेटने लगा। बाबू, एगो पकौड़ी हमहू के दे दा। ठेले के पास आकर बंसी खड़ा हो गया। दामू ने क्षण भर के लिए बंसी की ओर देखा और 2 पकौड़ी निकालकर बंसी के हाथ पर रख दी। दोनों बच्चे पकौड़ियां खाने व खेलने में लग गए थे। वे खूब खुश लग रहे थे। आज उन्हें पकौड़ी जो मिली है, ये उन्हें कभी कभी ही मिलती है, वो भी तब जब ठेले पर चाय खत्म हो जाती है और पकौड़ियां बिकने से बच जाती है। ठेला किनारे कर दामू हाथ पैर धोने लगा। हाथ मुंह धोते हुए वह सोचता जा रहा था कि काश चाय पकौड़ियों से इतनी कमाई हो जाती कि एक घानी पकौड़ी घर में अपने बाल बच्चों के लिए भी ले आ पाता। अभी जो भी कमा कर लाया है उसमें कल के लिए चाय की पत्ती, चीनी और सबसे बढ़कर दूध आएगा। कहने को यह गांव है, अधिकांश घरों में दुधारू जानवर भी पले हैं, किंतु बात वही है कि घर चलाने के लिए लोग शहरों में जाकर दूध बेच आते हैं। यहाँ गांव में भी दूध शहर जितना महंगा मिलता है, वो भी पहले से बताना पड़ता है। तब नहीं बताने पर पैसों की खातिर लोग पूरे दूध शहर में बेच आते हैं। दामू भी प्रतिदिन सुबह सुमेर के घर 1 किलो दूध के लिए कह देता है, तब जाकर दूध मिलता है। इसके अतिरिक्त अगले दिन की पकौड़ियों के लिए बेसन, तेल, नमक, मसाले आदि जो भी चीजें नहीं हैं, वे सब बनिए के यहाँ से बंसी या बिकनी जाकर ले आते हैं। सारा दिन ठेले पर खड़े रहते रहते दामू के पैरों में इतनी ताकत नहीं बचती कि बनिए की दुकान से जाकर सौदा ले आए। घर के लिए आटा, दाल, आलू, तरकारी आदि बचे हुए पैसों से ही आएगा। ये सब करने के पश्चात दामू के पास पैसे नहीं बचते। कभी कभी बनिए की दुकान पर उधार लगाने की स्थिति बन जाती है। उस उधार को दूसरे दिन ही चुकता करना होता है। दूसरे दिन चुकता नहीं करने पर बनिया सामान नहीं देता है। यही कारण है कि दामू ठेले पर की सभी सामग्री बेचकर ही घर आता है। हाथ मुंह धोकर दामू छप्पर के नीचे खटिया डालकर बैठ गया। आज की कमाई के पैसों का डिब्बा ठेले पर से लाकर हिसाब जोड़ने लगा। घर में आलू, प्याज और तेल खत्म है। आटा चाउर तो अबे करी। सौदे के लिए दामू को पैसे गिनते देख बिगनी ने कहा, जौन तरकारी खाए का हवे उहो बता दिया, ले आई। हाथ रोक कर दामू को अपनी ओर देखते पाकर बिगनी ने आगे कहा। दामू से घर खर्चे का विवरण बताकर बिगनी दलान में लकड़ियां उठाने चली गई। अरे ओ बंसी के माई, आज तो पैसे कम पड़ रहे हैं। इतना सामान ले आवे भर के पैसा नहीं बा। अपनी मुट्ठी में आज की कमाई पकड़े हुए दामू ने बिगनी से कहा। लकड़ियां लिए हुए बिगनी मड़ई के ओसारे में आ गई और वहीं खड़ी होकर दामू का मुंह देखने लगी। वह जानती है कि ऐसा तो बहुधा होता है। कई दिन से तरकारी नहीं बनी है। सोचत है कि आज तरकारी और पाव भर दाल मंगा ले। हमन के नहीं तो बच्चों का तो मन होत है।
निराशा भरे स्वर में बिगनी ने कहा। पकौड़ी का सामान मंगवावे का है। पकौड़ी का सामान मंगा ले त ई सब सामान नहीं आ पाई। ऐसन कर कि तू आटा चाउर के साथे तरकारी और दाल लेके आओ। 1 किलो चना यानी कि चना ले ली है, काल घुगनी लगा दे ठेला पर। दामू ने बिगनी के हाथ में पैसे देते हुए कहा। क्या करे दामू भी, लोग चाय के साथ पकौड़ी ही लेना पसंद करते हैं। घुगनी शीघ्र नहीं बिकती, थोड़ी देर में बिकेगी किंतु बिक जाएगी। बस इसी प्रकार अभावों संघर्षों में छोटी छोटी खुशियां तलाशते उन्हीं खुशियों में संतुष्ट होते हुए दामू के जीवन के दिन व्यतीत हो रहे थे। सर्दियां ढलान पर थी। माघी नहान संक्रांति आदि सब निपट गया था। फागुन का महीना लग गया था। फगुआ के आने की आहट हवाओं में सुनाई देने लगी थी। सुबह शाम हल्की ठंड और दिन का मौसम फागुनी होने लगा था। देखते देखते बसंत की पंचमी आ गई। गांव में और गांव के बाहर हर खेत खलिहान पेड़ पौधे पशु पक्षी सहित पूरा गांव फगुआ के रंग में फगुआ गाया था। कोई बच्चों के लिए कपड़े बनवाने की जुगत में लगा था तो कोई फगुआ के दिन पूड़ी कचौड़ी छानने के लिए घी तेल मैदे के इंतजाम में। महंगाई और पैसों की आवश्यकता को देखते हुए दामू ने भी चाय पकौड़ी के दाम में 1-1 रुपया बढ़ा दिया है। दामू भी प्रतिदिन की कमाई से कुछ पैसे बचाकर फगुआ पर्व पर खर्च करना चाहता है। कुछ नहीं तो दोनों बेटों के लिए नए कपड़े खरीदने तथा कुछ और गुंजाइश हो जाए तो बिगनी के लिए भी नई साड़ी लेना चाहता है। उसकी साड़ी फटने लगी है। जब देखो तब सुई धागे से फटा सिलती रहती है। पर्व के बहाने ही वह उसे एक सस्ती मध्य साड़ी दिलाना चाहता है। अपने लिए वह कुछ नहीं लेगा, परिवार के लोगन के लिए कुछ कर सके यही बहुत है उसके लिए। पाई पाई जोड़कर दामू फगुआ के लिए पैसे बचाकर रख रहा था। फगुआ में 1 हफ्ता शेष रह गया था। गांव की आबो हवा बदल गई थी। फगुनाहट भरी हवा चलने लगी थी। अमराइयों में दिन भर कोयल की कूक सुनाई पड़ने लगी थी। आम के वृक्ष और बौर से लद गए थे। गांव चौराहों पर होली के लिए गड़े सम्मत में गांव के बच्चे बीन बीन कर पतहर लकड़ियां गोईठे उपले कंडे आदि डालते जाते। सबके गली चौराहों के अपने अपने सम्मत हैं। जिसका सम्मत जितना ऊंचा उतना ही अच्छा। फगुआ हंसी ठिठोली का भी महीना है। हंसी हंसी में बच्चे नाटे काका के द्वार पर खड़ी उनकी चरपाई लेकर सम्मत में डालने के भागने लगे थे। शोर मचने पर नाटे काका डंडा लेकर दौड़ाए थे। तब वे चरपाई छोड़ की भागे हैं। जब तक होली नहीं जलती तब तक लोग अपने द्वार पर चौकी खटिया लकड़ी लौना नहीं छोड़ते। हंसी ठिठोली में न जाने कौन से बच्चों का झुंड उठा कर ले जाए और सम्मत पर रख दे। सम्मतों के चारों ओर लकड़ियों का ऊंचा ढेर लग गया था। आजकल हवाओं में इतनी मादकता और फगुआ का रंग भूल गया था कि मेहनत मजदूरी कर शाम को घर आने के बाद गांव के पुरुष चौपाल पर एकत्र होकर फगुआ के गीत गाते। किसी के घर से ढोलक आता, किसी के घर से खंजरी। जिनके पास वाद्य यंत्र नहीं थे वे लय के साथ ताली बजाकर गीत मजमे में शामिल हो जाते। बच्चे और युवक भी खूब आनंद लेते। कोई युवक मस्ती भरा नृत्य कर झूमता तो कोई अंगोछा से घूंघट बनाकर स्त्री का स्वांग रचकर नृत्य करता। जैसे जैसे सांझ ढलती जाती पूरे गांव के मर्द बच्चे बूढ़े सभी चौपाल पर एकत्र हो जाते। देर रात तक ढोल मंजीरा गीत गौनई होता रहता। गीत गौनई वाली यह चौपाल प्रतिदिन पूरे गांव में स्थान बदल बदल कर लगती ताकि मनोरंजन का यह फेरा पूरे गांव में लोगों के द्वार के समीप पहुंच जाए, सभी लोग इसका आनंद ले सके। विशेषकर महिलाएं बेटियां जो सांझ को घर में रसोई बनाने में व्यस्त रहती हैं, वे भी अपनी द्वार से आड़ में रहकर होली का तमाशा देख सके। दामू के गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी फगुआ की चौपाल से लोगों के गाने बजाने की आवाज इस गांव तक आती रहती। मानो पूरा गांव जवार फगुआ के रंग में रंग गया था। यह रंग लोगों को कुछ नया करने के लिए उत्साहित सा कर रहा था।
जैसे कर रहा हो कि यही ऋतु है, यही अवसर है, कुछ देर के लिए ही सही खुशियां के क्षण को जी लो। इसके पश्चात तो धूप भरे दिन आने वाले हैं, जिसमें पूरी प्रकृति बेहाल हो उठती है। गांव के गरीब गुरबों के लिए कोई साधारण सा नया वस्त्र और भरपेट भोजन का मिल जाना ही किसी पर्व की खुशियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। आज गांव का साप्ताहिक हाट लगा था। गांव के बीचों बीच जो बाबूजी की बगिया है, हमेशा से उसमें ही हाट लगता चला आ रहा है। सब्जी तरकारी के अतिरिक्त लकड़ी व लोहे की बनी घरेलू प्रयोग की वस्तुएं, बेलन, पीढ़ा, खुरपी, कुदाल, डाला, डलिया, खांची, छबना, सूप, डगरा से लेकर मिट्टी के खिलौने, पिपीरी, बांसुरी, गट्टा, जलेबी, बतासा, गुड़ भेली, सब कुछ हाट में दिख जाता है। वहीं जमीन पर चटाई चादर बिछाकर कपड़ों की ढेर लगती है। साड़ी, जंपर, बच्चों के कपड़े, मर्दानी, कुर्ता, सब कुछ अब हाट में बिकने लगा है। बाहर गांव के दुकानदार भी हाट में आकर अपनी चीजें लगाने लगे हैं। रोजमर्रा की किसी चीज के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि पेट दर्द का चूरन, बुखार भगाने की दवा, हाथ गोड़ पिराने का तेल, सब कुछ हाट में मिलता है। आज दामू ने सुबह ही बिगनी से कह दिया था, ठेला लाने के बाद सब लोग हाट चलेंगे। बिगनी ने दोनों बच्चों का हाथ मुंह धुलाकर धुली कमीज पहना दी थी। जब से बच्चों ने हाट जाने की बात सुनी है, तब से खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। दलान में घूम फुदक कर खेल रहे हैं। बिगनी ने स्वयं के लिए धराऊ साड़ी, जो कि उसके पास एक ही है, पहनने के लिए निकाल ली है। गांव गिराव, नाते रिश्तेदारी या कभी कहीं शादी ब्याह में जाने के लिए यही साड़ी वो पहनती है। नारंगी रंग की यह छिटदार साड़ी बिगनी को पसंद भी है। साड़ी पहन, चोटी बिंदी, सिंदूर कर वो भी हाट जाने के लिए तैयार हो गई। दिन के तीसरे पहर दामू ठेला लेकर वापस लौटा। ठेला दलान में किनारे लगाकर हाथ मुंह धोया तथा भेली यानी कि गुड़ खाकर भर पेट पानी पिया। तत्पश्चात परिवार को लेकर हाट की ओर चल दिया। इस हफ्ते हाट में बहुत भीड़ थी। दामू के गांव के लगभग प्रत्येक परिवार के लोग यहाँ दिख रहे थे। पड़ोस के गांव के लोग भी दिख रहे थे। होली से पहले की आखिरी हाट जो लगी थी, यह आज से बस एक हफ्ते होली को और शेष रह गए हैं। सामान लेने से पहले लोग खूब मोल तोल भी कर रहे थे। कदाचित कुछ पैसे दुकानदार कम कर दे, 2 पैसे बच जाए तो अच्छा। त्योहार के दिन है, बच्चे पैसे की इसी जरूरत के काम आ जाएंगे। कुछ दुकानदार 2-4 पैसे कम कर दे रहे थे, तो कुछ ने दाम पक्के कर दिए थे, 1 पाई नहीं कम कर रहे थे। अरे भैया, का करी, सब सामान महंग हो गईल बा। यही में हम नमक भर भी मुनाफा नहीं लेत हई। दाम बढ़ा के तो बेचत नहीं बानी, जो घटा दे। पैसे कम कराने पर दुकानदार यही कह पड़ते। दामू ने सबसे पहले बच्चों के लिए कपड़े लेने की सोची और बच्चों के कपड़े की दुकान पर चला गया। बंसी और नंदू के नाप की कमीजें मिल गई। दामू ने उनके नाप से थोड़ी बड़ी कमीज पसंद की थी, यह सोचकर कि जतन से रख रख कर कपड़ों को पहनेंगे, दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तब भी कमीजें उनको आटती रहेगी, छोटी नहीं पड़ेगी। कमीजें बड़ी महंगी थी। दाम सुनकर दामू का हाथ पैसे की अंटी पर चला गया। इतने पैसे में ही सब कुछ खरीदना है। दुकान पर देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर दूसरी दुकान पर गया। वैसी कमीज सभी जगह उतने ही दाम में थी, कहीं कहीं तो 10-5 रुपए और महंगी। लौट कर दामू उसी दुकान पर वापस आया और दोनों लड़कों के लिए एक एक कमीज ले ली। उसने सोचा कि अब बिगनी के लिए एक साड़ी और जंपर ले लें। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें लड़कों के लिए पैंट और शेष चीजें खरीदने की सोचेगा। पैसे की तंगी को देखते हुए बिगनी ने अत्यंत साधारण छीट की साड़ी और जंपर पसंद किया। बिगनी का साया यानी कि पेटीकोट भी फटकर तार तार हो गया था। बिगनी ने कहा नहीं, किंतु दामू ने उसे एक साया भी दिला दिया। अब बच्चों की पैंट लेने की बारी थी, अतः दामू पैंट की दुकान पर गया।
पैंट के दाम सुनकर उल्टे पैर वापस आ गया। दो क्या, एक पैंट के पैसे भी नहीं बचे थे उसके पास। पैंट की दुकान छोड़कर वह पैजामे और जंघिया की दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान से बड़ी बड़ी दो धारीदार जंघिया लिए और झोले में रख लिया। बहुत दिनों बाद परिवार के साथ हाट आया था। हाट में जलेबी, गट्टे और खुरमे के ठेले भी लगे थे। बच्चे बार बार ठेलों की ओर देख रहे थे, किंतु एक बार भी खाने की इच्छा प्रकट नहीं कर रहे थे। दामू जानता है कि ये सब चीजें खाने का मन बच्चों का होता है, अतः दामू ने 10 रुपए की जलेबी ले ली। एक जलेबी दामू ने ली, एक उठाकर बिगनी की ओर बढ़ा दी। शेष बची 2-4 जलेबियों को दोनों बच्चों में बराबर बांट दिया। बिगनी ने जलेबी लेने से मना किया, किंतु दामू ने हठ पूर्वक उसे एक जलेबी दे ही दी थी। सबने जलेबी खाई, बगिया में लगे ट्यूबवेल से पानी पिया और घर की ओर चल दिए। मार्ग में आते जाते गांव के लोगों से हालचाल पूछते पाछते परिवार के सहित दामू घर पहुंच गया। दूसरे दिन से पुनः वही दिनचर्या प्रारंभ हो गई। कभी थोड़ी पकौड़ी बनाता तो कभी पैसे कम पड़ जाने पर चाय के साथ ठेले पर घुगनी लगा लेता। होली में 4 दिन शेष रह गए थे। आजकल दामू को पैसों की आवश्यकता कुछ अधिक थी, तो बिक्री कम हो गई थी। त्योहार के लिए 2-4 पैसे बचाने के फेर में लोग कभी मात्र सादी चाय पी लेते तो कभी वे भी नहीं। दामू थोड़ी सामग्री बनाता, फिर भी बेचने के लिए देर शाम तक ठेले पर खड़ा रहता। घुगनी पकौड़ी बची रह जाती। अंधेरा घिरने लगता और दामू घर चला आता। फगुआ के दिन बिगनी सुबह से ही घर के काम में लग गई थी। झाड़ू बुहारू, दलान लीपने से लेकर अनेक काम थे जिन्हें बिगनी शीघ्र कर लेना चाहती थी। वह जानती है कि दिन बाहर आते ही होरियारों की टोली रंग खेलने निकल पड़ेगी और द्वार पर काम करते नहीं बनेगा। होशियारे किसी को देखते ही उस पर रंग, मिट्टी, कीचड़, कानों सब फेंकते, साथ ही यह भी कहते कि बुरा न मानो, होली है। घर के भोजन में दामू ने आज पूड़ी, छोले और आलू की सब्जी बनवा दी थी। बड़ा त्योहार है, आज अच्छा भोजन बनना चाहिए। गांव के बच्चे गांव की गलियों में घूम घूम का सुबह से ही माटी, कानूक यानी कि कीचड़, पानी से होली खेल रहे हैं। साथ ही बुरा न मानो होली है का शोर भी करते जा रहे हैं। पैसे वाले घरों में थोड़ा बहुत अबीर रंग भी आया है, वो बच्चों के लिए नहीं है। अबीर रंग लेकर घर के बड़े बुजुर्ग जब होली मिलने गांव में निकलेंगे, तब एक दूसरे को उसका टीका लगाकर गले मिलेंगे। दिन चढ़ने लगा है, अब कहीं कहीं बड़े बुजुर्गों की टोली भी सबके द्वार पर जाकर होली मिलन कर रही है। मुट्ठी में पकड़ी अबीर की पुड़िया से चुटकी में अबीर निकालकर एक दूसरे के माथे पर लगाकर गले मिल रहे हैं। कुछ पैसे वाले लोगों के घरों के बाहर बाल्टी में रंग घुली हुई रखी है। पैसे वाले घरों के बच्चे प्लास्टिक की पिचकारियों से हम उम्र से लेकर बड़े बूढ़े सब पर रंग डाल रहे हैं। आज के दिन लड़कियां, महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकलती। एक तो आज घर में काम बहुत रहता है, उस व्यवस्था में कहीं और देखने समझने का समय नहीं मिलता। दूसरे गांव में सब कहते हैं कि होली में बुढ़वा भी देवर लगता है। आज के दिन मस्ती के मूड में युवक भी रहते हैं। यही कारण है कि घर के बड़े बुजुर्ग बहू बेटियों को आज के दिन बाहर नहीं निकलने देते। गांव में कई बार ऐसा हुआ है, किसी के घर की बहू बेटी दलान छत पर दिखी और जाते आते हुरियारों की किसी टोली में से किसी ने मजाक भरी फगुआ गा दी। फिर क्या कि रंग में भंग पड़ गया। बहू बेटी के घर वाले लठ लेकर हुरियारों के साथ गाली गलौज करने और मारने पर उतारू हो जाते। फिर तो पूरे गांव की होली के रंग में भंग पड़ जाता। होली बहु बेटियों का नहीं बल्कि पुरुषों का पर्व बनकर रह जाता। फगुआ बीत गया। दामू ने फगुआ और परेवा के दिन अपना चाय का ठेला नहीं लगाया। ठेले कर लेकर वह सड़क की ओर बढ़ गया। सड़क के किनारे पहुंचकर हमेशा की भांति चाय पकौड़ी बनाकर ठेले पर लगा दिया। कुछ ही देर में 2-3 लोग चाय पीने आ गए। चाय पीने के साथ ही वो सब आपस में इधर उधर की चर्चा भी कर रहे थे। दामू भी उनकी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल रहता।
आसपास के गांव जवार की खोज खबर उसे यही मिल जाती। अरे भगन भैया, एक बात सुनने में आवत है हो। जगन्नाथ ने अपने साथ खड़े चाय पी रहे भगन से कहा। क्या बात हो? भगन ने पूछा। जगन्नाथ की बात सुनकर दामू भी अचंभे से जगन्नाथ की ओर देखने लगा कि वह भी जो जाने क्या बात सुनने में आई रही है। चीन देश में कौनो ऐसन बीमारी फैली है जबना के लाग गईला पर लोग बचत नहीं है, जगन्नाथ ने कहा। हाँ हो भैया, हम ही बात सुनत हई कि कौनो चीन देश है, वही माँ से ई बीमारी निकसी है और बहुत देशन में ई फैल गई है। वहीं खड़े सुखई को भी याद आ गया और उसने भी जगन्नाथ का समर्थन करते हुए कहा, अच्छा दई जाने ई कौन बीमारी है, हम तो पहली बेर सुनत हई। चन्नर ने कहा, और लो भैया, सब और हल्ला हो गई बा और तू जानते नहीं बड़ा। एकर नाम किरोना यानी कोरोना हवे। किरोना, जगन्नाथ ने चन्नर से कहा। अच्छा, चन्नर ने कहा। दामू सबकी बातें आश्चर्य से सुन रहा था। वह भी तो पहली बार इस बीमारी के बारे में यही सुन रहा था। शाम को घर आकर दामू ने बिगनी को सभी बातें बताई। बिगनी आश्चर्य से उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ अपने गांव जवार में तो ई बीमारी नहीं बा, डरी सहमी बिगनी ने दामू से पूछा। नहीं नहीं, ई किरौना तो चीन देशवा में बा, दामू ने बिगनी को आश्वस्त करते हुए कहा। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। आजकल दामू के ठेले पर जब भी दो चार लोग एकत्र होते, कोरोना की चर्चा अवश्य करते। यदि किसी के घर में रेडियो है तो वो रेडियो पर समाचार सुनकर नई नई बातें बताता। दामू अचंभे से सबकी बातें सुनता। घर आकर वहां की सब बातें बिगनी से बताता। 10-15 दिन इसी प्रकार और व्यतीत हो गए। प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर दामू आज भी अपना ठेला सजा रहा था। अरे भैया दामू, कहाँ चल दिए? ठेला सजने की खटर पटर की आवाज सुनकर बगल की अपनी मड़ई से बेचू बाहर निकल आया। और कहाँ जाई, रोजी रोटी के फेर में जात हई। तू आज मजूरी करे ना गई? कड़ाही छनौटा ठेले पर रखते हुए दामू ने बेचू से पूछा। दामू जानता है कि बेचू शहर में मजूरी करने जाता है। यह भी कि वह खूब सवेरे ही रोटी का डिब्बा साइकिल पर बांध कर शहर के लिए निकल पड़ता है। घर से निकलने में यदि विलंब हो जाती है तो उसे काम नहीं मिलता। शहर यहाँ से दूर है, पहुँचने में घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। आज बेचू अभी तक घर में ही है। प्रतीत हो रहा है आज काम पर नहीं जाएगा। मजूरी करे तो तू नहीं जानत बाड़ा की किरौना बीमारी बदय सरकार काम धंधा पर जाए खातिर मना कर दिले हई। काम धंधा तो छोड़ दो, घर से बाहरे निकले के भी मना है। सरकार इहो कहत बाड़ी कि सब लोग एक दूसरे से 2-2 गज दूर रहे तो ई बीमारी नहीं हुई। बेचू ने वर्णनात्मक ढंग से थोड़े में सब कुछ दामू से बता दिया। अच्छा भैया बेचू, ये सब तो होके कैसे पता लाग? काम करते करते दामू के हाथ रुक गए थे। कल साँझ के सूरन के द्वार पर चौपाल जमी रहे। सब लोग बैठल रहे। उन्हें रेडियो में सब बतावत रहे। बेचू ने कहा, अच्छा भैया, ये बात तो हम नहीं जानत रहनी। हम कल साझी के अपन ठेला लेके रघु के गली के रास्ते घरे आ गईली, दामू ने कहा। हे दई, अब का होई? बड़बड़ाता हुआ बेचू खेतों की ओर निकल गया। अरे सुन हो बंसी के माई, अब प्याज यानी कि प्याज जीन काट, आज दुकान नहीं लागी, दामू ने दलान से ही बिगनी को आवाज देते हुए कहा। दामू की आवाज सुनते ही बिगनी ने प्याज काटना बंद कर दिया। 2-4 प्याज वह काट ही चुकी थी। दामू की बात सुनकर बिगनी बाहर आ गई। वह उत्सुकता से दामू की ओर देखने लगी।
कि उसने ठेला लगाने के लिए मना क्यों कर दिया। दामू ने बिगनी से सारी बातें बताई। ठहरा कर दामू अपने दलान में ही खटिया पर बैठ गया। कुछ देर में बेचू खेतों की ओर से वापस आता दिखाई दिया। अरे बेचू, ये बताओ, सब काम धंधा बंद हो जाई कि वो घर से नहीं निकली तो हम सब का खाई। दामू दलान से बाहर आ गया और बेचू से पूछा। बेचू की भी स्थिति दामू जैसी ही थी, रोज कमाना खाना। कुछ समझ में नहीं आवत है भैया। भगवान जाने कैसे बच्चे पली हैं, कैसे घर परिवार चली। अब ही तो ये महीना के राशन कोटेदार से मिल रहे, वो खत्म होवे वाला है। बेचू ने चिंतित होते हुए कहा। क दिन ऐसन बंदी रही भैया। दामू के चेहरे पर बेबसी छलक आई। ये बंदी नहीं है, रेडियो में बतावत रहे कि ई का नाम लॉकडाउन है। अब ही तो 2 हफ्ता ऐसन रही। लोग बतावत रहे कि यदि ई बीमारी ना खत्म हुई तो लॉकडाउन आगे और बढ़ सकत है। बेचू ने कहा। कितना दिन और बढ़ सकत है भैया। दामू इस नई समस्या की पूरी जानकारी ले लेना चाहता था। ये कोई नहीं बता सकत है, ये तो सरकारें बता सकत है। सिर से बह रहे पसीने को पोंछते हुए बेचू ने कहा। बेचू अपनी मड़ैया में चला गया। दामू घर के भीतर आ गया और बेचू से सुनी सारी बातों से बिगनी को अवगत कराया। कोटेदार के यहाँ से मिलल गेहूं के पिसान तो 2 दिन पहले खत्म हो गई। अब तो 2 दिन से पिसान खरीद के आवत बा, कहकर बिगनी रो पड़ी। रो जिन, देखत हई 2-4 दिन के खर्चा चलावे भर के पैसा तो घर में होइबे करी, वही से हम सब नून रोटी खाई। बेचू ने बिगनी से ढांढस बंधाते हुए कहा। बंसी ने ठेले पर से सारा सामान उतार कर आंगन में लाकर रख दिया और ठेला दलान में किनारे खड़ा कर दिया। दामू आंगन के कोने में पड़े कड़ाही, छनौटा, मिर्च मसालों के डिब्बे को कातर दृष्टि से देख रहा था। बिगनी अंचरा के कोने से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।